अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और इस वीडियो में हम अपने मॉडल का हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और अगर हम किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम मॉडल की हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे। हमारे जितने भी हाइपर पैरामीटर्स हैं हम उनको चेंज करेंगे और मैं आप लोगों को ख़ुद से कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जो आपके लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जो है वो हर महीने हर साल कई पेपर्स जो है वो पब्लिश होते हैं, लेकिन इनको पढ़ना और इनको समझने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मेरा मॉडल है। मैंने एक टेक्स्ट डेटा जो है रेनफॉल डेटा जो है वो मैंने लिया है और उसकी मैंने क्लीनिंग की है और क्लीनिंग के बाद मैंने एक MLP रिग्रेसर जिसको एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल कहते हैं, लेकिन रिग्रेसर का मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है वो रिग्रेशन का डेटा है, तो इसलिए हम रिग्रेशन टाइप ऑफ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन के लिए एक अलग सा MLP मॉडल है जो कि स्केलर्न के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो क्लासिफिकेशन है तो उसमें भी आपको हेल्प दे सकेगा, क्योंकि जो हाइपर पैरामीटर्स मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ वहाँ भी सेम हाइपर पैरामीटर्स है। और इसके अलावा डेटा क्लीनिंग पे, इसी मॉडल के डेटा क्लीनिंग पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये मेरा मॉडल है। तो बाकी चीज़ों को मैं यहाँ नहीं डिस्कस करने वाला। मैं यहाँ पर सिर्फ हाइपर पैरामीटर जो यहाँ हमने यूज़ किए हैं मैं उसी को डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कुछ हाइपर पैरामीटर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक साइड पे मैंने अपना नोटपैड खोला है और दूसरे साइड पे मेरे ये हाइपर पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो फर्स्ट हिडन लेयर साइज़ है। तो हिडन लेयर साइज़ हर मॉडल में होते हैं और इसका जो है हमें पता नहीं चलता कि हिडन लेयर साइज़ हमारा हिडन लेयर साइज़ कितना होना चाहिए और इसमें हर एक हिडन लेयर में जो है वो कितने यूनिट्स होने चाहिए और यूनिट्स के अलावा हमारे जो लेयर्स हैं वो कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे 42 जो है वो यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये 42 मैंने लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर मैंने 8 टाइम जो है वो 42 मेंशन किया है। तो 8 टाइम्स का मतलब ये है कि हमारे मॉडल में जो है वो एक इनपुट लेयर है, 8 हमारे हिडन लेयर साइज हुए और एक आउटपुट लेयर है। तो यहाँ पे आपको कितना फॉर एग्ज़ाम्पल एक हिडन लेयर साइज में कितने यूनिट्स होने चाहिए और कितने लेयर्स होने चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने जो 42 मेंशन किया है, अगर आप यहाँ पर ऊपर देखें तो मेरा जो डेटा सेट साइज़ है उसमें मेरे फीचर्स जो है वो है 14। तो यहाँ पे जो है मेरे फीचर्स 14 हैं। तो जब मेरे फीचर्स 14 हुए तो यहाँ पे मैं सिंपली 14 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। जब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरे पास जो आ जाएगा वो है 42। तो अगर आपके मॉडल में जितने भी फीचर्स है फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें 10 है तो आप 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके 30 मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा हिडन, ये तो एक लेयर में जो है वो यूनिट्स हो गए। अब आप कहेंगे कि अच्छा हम यूनिट्स तो हो गए, इसके अलावा हम कितने लेयर्स जो है वो इंक्लूड करें अपने मॉडल में। तो लेयर्स के लिए जो है वो सिंपली मैं यहाँ पर अपना मॉडल ओपन कर लूँ तो लेयर्स जो है वो यहाँ पर मैंने 8 मेंशन किए हैं। तो 8 मैंने कैसे मेंशन किए, क्योंकि जैसे कि मेरे मॉडल में 14 जो है वो फीचर्स है
इसको मैं सिंपली डिवाइड करता हूँ 2 पे, तो मेरे पास आ जाएगा 7 और 7 के साथ जो है मैं एक +1 कर दूँगा, तो ये जो है मेरे पास बन जाएंगे 8। तो मैं यहाँ पे 8, तो आपने जो है आपने फीचर्स को 2 पे डिवाइड करना है और फिर उसके साथ एक या 2 और लेयर जमा करने हैं। तो ये जो है आपने इस तरह अपना हिडन लेयर साइज़ जो है वो आप डिफ़ाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं एक्टिवेशन के लिए। एक्टिवेशन हमारे पास रीलू भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने जाके अगर हम यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिवेशन जो है वो आइडेंटिटी हो सकता है, लॉजिस्टिक हो सकता है, 10 और रीलू। 10 और रीलू जो है वो मोस्टली यूज़ होते हैं MLP रिग्रेसर में। यहाँ पे रेलू जो है वो मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करे तो मैंने रेलू यूज़ किया है। आप 10 भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप ये 2 चीज़ें जो है वो फर्स्ट आपने ये 2 चीज़ें सेट करने हैं। इसके बाद जो है आपने सॉल्वर पे आना है। ये ऑप्टिमाइज़र है कि आपने कौन सा ऑप्टिमाइज़र जो है वो यूज़ करना है। तो ऑप्टिमाइज़र्स जो है वो हमारे पास आई थिंक 3 टाइप्स है, वैसे तो ज़्यादा है लेकिन sklearn पे जो है वो हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स अवेलेबल है, LBFGS और SGD और ADAM। मोस्टली जो है मॉडल्स में SGD और ADAM यूज़ होते हैं। तो आपने भी अपने मॉडल में पहले ADAM यूज़ करना है और फिर मॉडल को रन करके उसकी एक्यूरेसी नोट करना है आपने, और फिर आपने SGD यूज़ करना है। बाकी चीज़ों को आपने टच नहीं करना। जब आप SGD यूज़ करेंगे आपने एक्यूरेसी को नोट करना है और फिर आपने ADAM को। तो इस तरह आप अपने ऑप्टिमाइज़र्स को या सॉल्वर को जो कहते हैं sklearn में, इसको आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। एल्पा साइज़ जो है मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ। अगर आपका जो मॉडल है वो उसमें जो है वो 60,000 एग्ज़ाम्पल्स है, ठीक है, एक बहुत बड़ा मॉडल है, और आप चाहते हैं कि आपने जितने भी मॉडल्स देखे होंगे तो उसमें जो है वो 200 इपॉक्स चलाते हैं, 300 इपॉक्स चलाते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे जो है अगर आप देखें मैक्सिमम आइट्रेशन जो है यहाँ पर वो मैंने 30 रखा है, ठीक है। 30 के साथ मैंने जो है वो एल्पा साइज 0.01 और लर्निंग रेट भी मैंने 0.01 रखा है, सही है। तो मैंने 0.01 क्यों रखे हैं? 0.01 अगर आप किसी भी रिसर्चर से पूछे डीप लर्निंग में तो वो हंस जाएगा कि 0.01 तो बहुत बड़ा है। एक्चुअली जो है वो डीप लर्निंग में 0.001 इस तरह 0.001 एल्पा साइज यूजुअली ये होता है या ये होता है, तो ये बहुत स्मॉल होता है। और इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल की एक्यूरेसी इससे ज़्यादा आती है। इसके साथ जो है हम अपने मॉडल को 200 इपॉक तक चला लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे मॉडल मतलब कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर जो है अगर हमारा रैम जो है वो स्लो है, हम 200 इपॉक्स तक नहीं जा सकते, बैच साइज़ हमारा R2 है, R2 का मतलब ये है कि ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है मैं ये 0.01 एक बड़ा एल्पा साइज़ और इपॉक्स जो है वो मैं 30 to 40 तक मैं चला जाता हूँ। तो इसलिए जो है वो मैंने, तो अगर आपने 100 तक भी जाना है इपॉक्स या जो आपके मैक्सिमम आइट्रेशन है तो आपने फिर 0.01 डिफ़ाइन करना है। अगर आप का जो मैक्सिमम आइट्रेशन या इपॉक्स साइज़ है वो 50 है तो आपने फिर 0.01। इससे ये होगा कि एल्पा साइज़ जब आपका बड़ा होगा तो आपका मॉडल जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा टुवर्ड्स एक्यूरेट पॉइंट। एल्पा साइज़, लर्निंग रेट, अच्छा लर्निंग रेट यहाँ पे जो है आपने 0.01 जो रखा है और यहाँ पे आपने लर्निंग रेट कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये है कि हमारा 0.01 इस मॉडल में 0.1 ईच आइट्रेशन में हमारा लर्निंग रेट यही होगा। एल्पा साइज़ तो होगा ही, एल्पा साइज़ तो यही होगा,
हमारा लर्निंग रेट भी, तो अगर हमारा लर्निंग रेट जो है वो 0.01 है तो हर आइट्रेशन में जो है वो ये कांस्टेंट रहेगा। हमारा लर्निंग रेट हर आइट्रेशन में 0.01 रहेगा, कांस्टेंट का मतलब ये है। अगर हम यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे अगर हमारा लर्निंग रेट अडेप्टिव हो या हमारा जो लर्निंग रेट है वो स्केलिंग हो तो इससे ये होगा कि हमारा जो लर्निंग रेट है वो 0.01 के बजाय 0.01 से कम होगा या 0.02 तक भी जा सकता है। लेकिन यूजुअली अगर हम अडेप्टिव यूज़ करते हैं या स्केलिंग जो है वो यूज़ करते हैं तो हमारा लर्निंग रेट जो है वो 0.01 से कम होता जाएगा। ये हमारा ये होगा। और इसके अलावा जो है बैच साइज़, तो बैच साइज़ अगर हम R2 रखते हैं तो R2 परफेक्ट साइज़ है। लाइक अगर आपका मॉडल जो है वो उसमें जो डेटा सेट है आपका वो मीडियम साइज़ का है तो आप बैच साइज़ जो है वो R2 रख सकते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज जो है वो आपका लैपटॉप जो है वो परफेक्ट है तो आप बैच साइज़ R2 रख लें, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। जितने भी डीप लर्निंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ख़ुद से बनाए हैं, तो आपका जो डेटा सेट साइज़ है उसे ख़ुद से वो बैच साइज़ ये ऑटोमेटिकली लेगा। और अगर आपका लैपटॉप जो है वो वीक है तो आप यहाँ पर अगर आपके पास 60,000 एग्ज़ाम्पल्स हैं तो आप ये 250 भी यूज़ कर सकते हैं, 350 भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे ख़्याल से अगर आपका जो है वो डेटा सेट में जो एग्ज़ाम्पल्स है वो 50,000 है तो ये 10,000 या 15,000 या इससे थोड़ा सा कम जो है या इससे लगभग इसी तरह से बैच साइज़ R2 इतने एग्ज़ाम्पल्स लेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर हम बैच साइज़ R2 रखते हैं। लेकिन अगर आप का जो है वो लैपटॉप अच्छा है तो आप बैच साइज़ R2 रख सकते हैं या आप ख़ुद से देख सकते हैं तो आप 250, 350, 450 और इस तरह आगे आप अपना नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे जो है वो रैंडम स्टेट हमने 1 रखा है। रैंडम स्टेट का जो है वो मैंने sklearn में होता है, ये बाकी चीज़ों में नहीं होता। रैंडम स्टेट आपने 1 ही रखना है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मैंने इसका ज़्यादा ये आप देख सकते हैं कि डिटरमाइंस द नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ वेट्स। अच्छा, रैंडम स्टेट जब हमारे पास 1 होता है तो ये हमारे पास जो वेट्स इनिशियलाइज होते हैं वो रैंडमली होते हैं। यूजुअली हर मॉडल में अब अगर आप केरास का मॉडल यूज़ करते हैं या टेंसरफ्लो तो उसमें रैंडम स्टेट का ऑप्शन ही आई थिंक नहीं है, उसमें तो वैसे ही रैंडमली इनिशियलाइज होते हैं। या अगर आप स्क्रैच से मॉडल बनाते हैं तो वह भी आप रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपने 1 ही रखना है। बाकी मुझे नहीं पता कि बाकी इसके वैल्यूज़ हैं या नहीं, लेकिन 1 जो है वो परफेक्ट है। मैक्स आइटर जो है यहाँ पर मैंने 30 रखा है क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरा मॉडल जल्दी कन्वर्ट हो जाए, तो मैक्स आइटर मैंने 30 रखा और इसके साथ मैंने ये 0.01 और अल्फा साइज भी मैंने 0.01 रखा। अगर मैं चाहता कि यहाँ पे मैं 200 भी लिख सकता, मैं यहाँ पर 500 भी लिख सकता, लेकिन वो कम से कम मेरे से 1 घंटा 2.5 घंटा जो है वो इस पर लग जाता। तो क्योंकि मेरा डेटा सेट साइज़ भी बहुत बड़ा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 30 रखा है। तो अगर आप यहाँ पे जो है वो 500 रखते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इतने बड़े साइज़ इतने आइट्रेशन ज़्यादा आइट्रेशंस के लिए आप ये कम से कम 0.001 और अल्फा साइज़ 0.01 रखें। तो यहाँ पे आपने अल्फा साइज़ 0.20 और फिर 1 और यहाँ पे आपने लर्निंग रेट जो इनिशियली रखा है वो 0.301 या अगर आप ये 20 कर सकते तो इसमें आप जो है ये 30 कर लें अल्फ़ा साइज़ में। तो इससे ये होगा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन ये बहुत जो है वो स्मॉल स्टेप साइज़ है। तो स्मॉल स्टेप साइज़ मैंने इसलिए रखा कि मेरे मैक्सिमम आइट्रेशन जो है वो 500 है, क्योंकि मेरा मॉडल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ज करेगा एक्यूरेसी की तरफ। तो इसलिए मैंने जो है वो स्टेप साइज़
स्मॉल ये है। तो ये थी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। इसके अलावा टेस्ट साइज़ जो है यहाँ पे 0.2 यूजुअली हर साइंटिस्ट जो है वो प्रेफर करता है। 0.2 से जो है इसका मतलब ये है कि हमारा जो 80% जो डेटा सेट साइज़ है वो ट्रेनिंग की तरफ जाएगा, और जो हमारा 20% डेटा सेट साइज़ है वो टेस्टिंग की तरफ जाएगा। कुछ मॉडल्स में जो है वो हम टेस्ट वैलिडेशन और ट्रेनिंग, टेस्टिंग और वैलिडेशन की तरफ जो है अपना डेटा सेट डिवाइड करते हैं। तो अगर उसमें आप करते हैं तो आप ट्रेनिंग जो है 60% रखें, आप अपना टेस्ट साइज़ 20 और वैलिडेशन साइज़ भी जो है 20% रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेटा सेट स्मॉल है तो आप उसमें बेहतर है कि 80% जो है वो आप ट्रेनिंग के लिए रखें और टेस्ट के लिए आप 20% रखें, बाकी वैलिडेशन आप दूसरे डेटा पे कर सकते हैं। तो आज की थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस में भी आने वाले हैं। और बाकी वीडियोस के लिए आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट, मेरा फुल जो प्लेलिस्ट है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, वो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।